क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इसको माना जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है। सवाल है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा, इससे पहले का वीडियो हमने यही सर्कुलर कॉइल ली थी और हमने सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। फिर हमने इसी कॉइल का हाफ किया था, सेमी सर्कुलर कॉइल बनाया था, फिर आर्क बनाया था, फिर आर्बिट्री थीटा बनाया था। तो बेटर है कि आप पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस वाले लेक्चर पे आए। आज जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल की एक्सिस हम लेंगे और उस एक्सिस पे हमें कैलकुलेट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वी सपोज दैट ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है। दिस इज फॉर एग्जांपल अ सर्कुलर कॉइल। ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना। और इस सर्कुलर कॉइल में करंट आई फ्लो हो रही है। फॉर एग्जांपल ये करंट आई फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। तो ये ऐसे वापस आएगी, फिर ऐसे। अब ये सर्कल है तो इसकी कुछ रेडियस होगी। वी सपोज दैट इस सर्कल की रेडियस जो है वो a के बराबर है। a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। a इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस है। ये सर्कुलर कॉइल हमने बेसिकली ऐसे रखी हुई है। ये मेरे पास सर्कुलर कॉइल है तो इसको मैंने ऐसे नहीं रखा है, ये कॉइल मैंने ऐसे प्लेस की है, ठीक है ना। अब हमें ये एक्सिस पे पॉइंट कोई दिया हुआ, ये इसकी एक्सिस है जो इसके सेंटर के थ्रू पास हो रही है। ये एक्सिस है इसकी, तो यहां पे पॉइंट दिया गया है। फॉर एग्जांपल या यहां पे पॉइंट दिया गया है या किसी और जगह पे पॉइंट दिया गया है, तो मैं वो पॉइंट लोकेट करना चाहूंगा। वी सपोज दैट वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और ये P पॉइंट है कहां? ये एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल पे है। और कितनी दूरी पे है? वी सपोज दैट it is at a separation of x from the center of coil। सेंटर ऑफ कॉइल से ये x डिस्टेंस की दूरी पे है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है ना। अब यूज हमें करना है बायोट-सैवर्ट लॉ। और अगर आपको याद होगा बायोट-सैवर्ट लॉ क्या बताता है, वो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैं ये सारी चीजें बनाना चाहूंगा। मुझे डीएल चाहिए, मुझे थीटा चाहिए, मुझे आई चाहिए और मुझे आर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सारी कॉइल को छोटे छोटे पार्ट्स या एलिमेंट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। एक एलिमेंट इधर बना, दूसरा इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। तो ये मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको डिवाइड किया, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे मैंने इसको डिवाइड किया ये। और हर किसी एलिमेंट की जो लेंथ है, वी सपोज दैट लेंथ इज इक्वल टू डीएल। तो हमने डीएल कंस्ट्रक्ट किया, ये डीएल मैंने कंस्ट्रक्ट किया। अब किसी डीएल को आप चूज करो। आई सपोज मैं इस वाले डीएल को चूज करता हूं। यहां पे ये मेरा डीएल है जिसको मैंने चूज किया, ये वो डीएल है। तो ये डीएल है जिसको मैं चूज कर रहा हूं। आई मेरे पास ऑलरेडी है जो करंट इसमें फ्लो हो रही है। ये डीएल है, ये डीएल है बेटा। और थीटा होता है एंगल बिटवीन डीएल और जो आप इस डीएल से इस पॉइंट P तक लाइन ज्वाइन करोगे उनके बीच का एंगल, ठीक है ना। तो पहले मैं लाइन ज्वाइन करूंगा। ये मैंने लाइन ज्वाइन की यहां से फॉर एग्जांपल आई ज्वाइन द लाइन। मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया और इस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को मैं R नाम देता हूं। सो R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो R भी आ गया, R आ गया, DL आ गया, DL आ गया, हमारे पास I आ गया, I आ गया। अब सिर्फ हमारे पास थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है? व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ DL विद द डायरेक्शन ऑफ R। इस DL और R के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा? पहले एक चीज क्लियर करते हैं दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ DL। DL की डायरेक्शन क्या होगी? और अगर आपको याद होगा, DL की डायरेक्शन बिल्कुल वही कंसिडर की जाती है जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखो बेटा, इसमें करंट कैसे चल रही है? ये कॉइल ऐसे है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रही है। ये मेरे पास ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रही है ऐसे। अगर मुझे यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए तो आपको याद होगा
कि जब भी सर्कल पे डायरेक्शन ली जाती है तो वो टेंजेंट से ली जाती है। तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो कुछ ऐसे होगी, टेंजेंट टू द सर्कल। यानी कि डीएल की डायरेक्शन यहां पे कैसे होगी, टेंजेंट टू द सर्कल, कुछ ऐसे, यहां पे ऐसे होगी, यहां पे ऐसे होगी, ठीक है ना, यहां पे ऊपर की तरफ होगी क्योंकि करंट ऐसे चल रही है। अगर करंट क्लॉकवाइज चलेगी तब यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो आपकी तरफ होगी, लेकिन अगर ऐसे चलेगी फॉर एग्जाम्पल तब मेरी तरफ होगी। इसका मतलब यहां पे जो करंट की डायरेक्शन होगी, डीएल की डायरेक्शन होगी, वो ऐसे टेंजेंट होगी, ठीक है ना। जरा मैं ड्रॉ करता हूं। तो ये मेरे पास एक मार्कर है जो रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, देखो बेटा, ये मेरे पास करंट चल रही है और ये डीएल की डायरेक्शन होगी टेंजेंट टू द सर्कल। ये मेरे पास डीएल की डायरेक्शन है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो आपको ये समझ आएगा। दूसरा मार्कर मैं लाता हूं। ये डीएल है, अगर आपको समझ आया होगा, ये डीएल है, देखो ये डीएल है, ठीक, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, दिस वे, ये डीएल है। वहीं से मैंने आर ड्रॉ किया है, ये मैंने आर ड्रॉ किया है ऐसे। देखो मैं इस कॉइल को हटाऊंगा, ये डीएल की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है। देखो ये डीएल है और ये आर है। डीएल अंदर की तरफ, इस कॉइल पे देखो टेंजेंट, डीएल रिप्रेजेंट करेगा, वहां से मैंने आर नीचे की तरफ लिया है, तो ये आर नीचे की तरफ है। आप देख पाओगे कि इनके बीच में कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल, यू कैन चेक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आता, आप थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, मैं डीएल और आर को फिर से ड्रॉ करना चाहूंगा। इसमें करंट जो है फॉर एग्जाम्पल ऐसे चल रही है। अगर आपकी तरफ करंट चलेगी, अगर आपकी तरफ करंट चलेगी तो डीएल की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, ये डीएल की डायरेक्शन होगी। अगर ऐसे चलेगी तो डीएल की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, है कि नहीं। इसलिए मैं यही डिफाइन करना चाहता हूं दैट अगर ऐसे डायरेक्शन है, अगर करंट ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, तो ये आपकी तरफ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो ये मेरी तरफ आएगा। अब कहां जाएगा कहां नहीं, उससे मुझे गरज नहीं है। मुझे गरज है कि ये टेंजेंट टू द सर्कल होगा। इसी टेंजेंट से मैंने आर ड्रॉ किया है, ये मैंने आर ड्रॉ किया, देखो ये आर ड्रॉ किया है। तो आप देख पाओगे दैट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। तो इसका मतलब ये थीटा ऑलरेडी डिफाइंड है दैट द एंगल बिटवीन दिस डीएल एंड आर, डीएल और आर के बीच में जो यहां पे एंगल बन रहा है वो ऑब्वियसली 90 डिग्रीज के बराबर होगा। हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो आप थोड़ा सा समझ लो पहले दैट हम पहले इस वाले डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को यहां पे कैलकुलेट करें। तो ये क्या बताएगा लड़सी, ये बताएगा जो डीबी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट पी पॉइंट पे ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डीएल, वो कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन थीटा हम डिफाइन कर चुके हैं, थीटा 90 डिग्रीज है, तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो मुझे मिलेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आई डी एल मिलेगा, फिर साइन ऑफ 90 मिलेगा और फिर आर स्क्वायर मिलेगा, कुछ ऐसा। साइन 90 आप जानते हो साइन 90 1 के बराबर होता है, तो हम रिप्लेस करेंगे साइन 90 को 1 से। इंप्लाइज डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट पे इस डीबी की वजह से वो कितनी होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई देन आई डी एल डिवाइडेड बाई आर की स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 इज 1। तो ये डीबी है। अब मैग्नीट्यूड तो मुझे मिला डीबी का, अब मुझे डायरेक्शन चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन कैसे होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है इस पॉइंट पे इसकी वजह से वो कुछ ऐसे होगी। अब सवाल ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों होगी, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। देखो बेटा, अगर आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म याद होगी, तो वेक्टर फॉर्म बताती है कि डीबी जो है दैट्स इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर, ये कुछ ऐसे, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इंटू आर कैप, या डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, व्हाटएवर, क्या है क्या नहीं है। मुझे इससे गर्ज है जो डीबी की डायरेक्शन होती है बेटा,
वो डीएल क्रॉस आर से दी जाती है। डीबी की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से दी जाती है। मैं वापस जाऊंगा उस राइट हैंड स्क्रू रूल पे या राइट हैंड थंब रूल पे। डीबी की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से दी जाती है। जरा मैं वापस जाऊंगा। हम जब ए क्रॉस बी से सी ऑब्टेन करते हैं तब सी की डायरेक्शन कहां से होगी? अगर ए और बी की डायरेक्शन मुझे पता होगी तो सी की डायरेक्शन कहां से होगी? उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। वो क्या बताता है? देखो, आपको मैंने इससे पहले लेक्चर्स में, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा। हाँ, ये हमने इससे पहले भी सीखा है जो हम बायोसावर्ट्स पढ़ रहे थे। ये ए है, ये बी है, हमें ए क्रॉस बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी आपको याद होगा, ए क्रॉस बी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए क्रॉस बी गिव्स सी। अपने फिंगर टिप्स अलाइन करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ऐसे कि जब आप अपने फिंगर टिप्स को कर्ल करोगे आपको सेकंड वेक्टर मिलेगा। ये ए क्रॉस बी हो गया। तब थंब आपको सी की डायरेक्शन देगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अगर ये ए है, ये बी है। अगर ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अगर ये ए है और ये बी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अपने राइट हैंड की फिंगर टिप्स को अलाइन करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर सच दैट कि अगर आप इन फिंगर्स को कर्ल करोगे आपको सेकंड वेक्टर हाथ में आना चाहिए। मैं बोल रहा था यहां से भी आप अपने फिंगर टिप्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे आपको सेकंड वेक्टर हाथ में नहीं आएगा। तो ये गलत है। ये भी गलत है क्योंकि सेकंड वेक्टर हाथ में नहीं आया। ये भी गलत है क्योंकि सेकंड वेक्टर हाथ में नहीं आया। सिर्फ ये ठीक है, ए क्रॉस बी, ये सेकंड वेक्टर हाथ में आया इज इक्वल टू सी। तो गर्ज ये है कि जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो, ए क्रॉस बी गिव्स सी, सी यहां से है। देखो सी का कैरेक्टर क्या होगा? सी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ए पे भी और बी पे भी। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर निकल के आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी होती है। तो सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो अगर यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बाकी सारे स्केलर्स है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आर वेक्टर नहीं है, सॉरी, ये ए है, इधर आर क्यूब। हमने गलत किया इसको, डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। यहां तो आपको लिखना है डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां वहां पे लिखते हैं डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, कुछ ऐसे। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी की डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर। ये दोनों पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है कि नहीं? ये दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब डीबी की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि सी की डायरेक्शन एज पर राइट हैंड थंब रूल ऐसे होती है कि वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे डीबी की डायरेक्शन ऐसी होगी दैट इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर। तो वही मैंने ड्रॉ किया, इट इज परपेंडिकुलर टू आर। ये आर है, इस पे डीबी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सवाल है सर अब डीबी तो परपेंडिकुलर है आर पे, लेकिन डीएल पे कैसे परपेंडिकुलर है? वापस जाएंगे हम उसी कॉन्सेप्ट पे। देखो, याद करो, ये डीएल था, ये आर था, ठीक है ना? ये मैंने किसको ड्रॉ किया? डीबी को ड्रॉ किया। देखो, डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर। आगे लेके जाओ, डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल आल्सो, यू कैन चेक। डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर और ये डीएल पे भी परपेंडिकुलर होगा। देखो डीएल पे देखते हैं, ये डीएल पे भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पे परपेंडिकुलर है। डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर, ऐसे मैंने ड्रॉ किया। देखो, ये डीएल अंदर की तरफ है, ये आर है, ये मैंने किसको ड्रॉ किया? डीबी को ड्रॉ किया। ये कॉन्सेप्ट है, ये परपेंडिकुलर इस पे है, ये परपेंडिकुलर इस पे भी है। इसीलिए मैंने डीबी को ऐसे ड्रॉ किया। इसीलिए मैंने डीबी को ऐसे ड्रॉ किया। कैसे? दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर। ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर। ठीक है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, डीएल पे भी और आर पे भी। लेकिन मुझे डायरेक्शन ऐसी लेनी होगी, मैं ऐसी डायरेक्शन लूंगा करंट की, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूंगा, तभी मैं डिफाइन करूंगा, फिर डीबी ऐसे होगा। आप इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलाओगे, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप करंट चलाओगे, ऐसे करंट चल रही है कुछ ऐसे, ये करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपकी तरफ क्या होगा, डीएल होगा, ये आर होगा, ठीक है ना, ये आर होगा। फिर मैं सिखाऊंगा मैंने डायरेक्शन क्यों चेंज की थी, ये आपको लास्ट में समझ आएगा। ये डीएल होगा, ये डीबी होगा, तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड डीएल, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डीबी ऐसे ड्रॉ किया। तो इसने क्या दिया मुझे, दोनों चीजें, डायरेक्शन भी मिला और मैग्नीट्यूड भी मिला। मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर टू आर एंड परपेंडिकुलर टू डीएल। अब अच्छा, अगर मैं इसी के अपोजिट में और एक एलिमेंट को कंसिडर करूं, बिल्कुल उसके अपोजिट में, जो ऊपर एलिमेंट लिया है ना उसके अपोजिट में और एक एलिमेंट में कंसिडर करता हूं, ये और एक डीएल मैंने कंसिडर यहां पे किया, ठीक है ना, ये डीएल है, यहां मैंने और एक डीएल को कंसिडर किया। अब इस डीएल और इस डीएल की लेंथ तो सेम है ऑब्वियसली, इसके बाकी पैरामीटर्स भी सेम होंगे। देखो ये ए है और ये भी आर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, तो ये वाला साइड भी सेम ही होना चाहिए। तो ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि ये भी आर होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। मैंने कहा कि ये दोनों, ये पॉइंट पी है यहां पे, तो मैंने कहा कि ये ए है, ये एक्स है, तो ये ऑब्वियसली आर होगा, क्योंकि इसका ये ए है, ये एक्स है और ये आर है। तो सिमिलरली ये ए है, ये एक्स है और ये आर है, सारे साइड सेम होंगे ऑब्वियसली। और दूसरी चीज भी सेम होगी कि यहां पे जो एंगल बनेगा ना थीटा, सपोज यहां पे भी उतना ही एंगल थीटा बनेगा। ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, चलो इसको थीटा डैश लिखते हैं, थीटा डैश 90 है पहले वाला एंगल, ये एंगल दूसरा है थीटा जो यहां पे बनता है, ठीक है ना। अब समझो थोड़ा सा फिर से, मैंने कहा कि अगर इसका अपोजिट में और एक एलिमेंट ले ले, इस एलिमेंट को अगर मैं x नाम दूं और इस एलिमेंट को अगर मैं y नाम दूं, ये दो एलिमेंट्स है x और y, x एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे होगी वो ऐसे होगी, y एलिमेंट की वजह से भी मुझे लगता है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। कितनी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, बिकॉज सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो मुझे लिखना चाहिए dB डैश का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। सर dB डैश मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे इतना ही होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक, IDL डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो मुझे एक चीज बिल्कुल लिखनी पड़ेगी, दैट dB का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और dB डैश का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे और दोनों किसके बराबर होंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। ये मुझे याद रखनी पड़ेगी ये रिलेशन। अब एक चीज मगर डिफरेंट होगी, डायरेक्शन, क्योंकि dB डैश की डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू दिस आर एंड परपेंडिकुलर टू दिस डीएल। जिस तरह से इसके dB की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस आर एंड दिस डीएल है, उसी तरह से इसके dB की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस आर एंड दिस डीएल होगी। तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा फिर इसको, सर वो तो फिर ऐसे होगी, कुछ ऐसे, ये बन गई परपेंडिकुलर टू आर, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितनी बड़ी ये लाइन खींचनी है आपको, उतनी ही बड़ी ये लाइन भी खींचनी होगी, क्योंकि ये वेक्टर्स है तो लेंथ ऑफ टेल हमको मैग्नीट्यूड देगा। तो dB यहां पे और यहां पे तो सेम होगा, दोनों जगह पे सेम होगा, dB डैश और dB सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ डिफरेंट होगी। इसकी डायरेक्शन इधर से होगी, इसकी डायरेक्शन इधर से होगी। तो आप देख पाओगे पॉइंट P पे हमें दो फील्ड्स मिले, कौन कौन, dB और dB डैश। अभी आपको समझ आएगा मैंने दो एलिमेंट्स क्यों लिए। पॉइंट P पे हमें दो फील्ड्स मिले, एक तो dB मिला, दूसरा dB डैश मिला। और अगर आपको टोटल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो आपको वेक्टर लॉ यूज करना होगा, इन दोनों को वेक्टोरली सॉल्व करना पड़ेगा। वेक्टोरली सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके, या तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे, ठीक है ना, इन दोनों को पैरेललोग्राम लॉ फैक्टर एडिशन से यूज करोगे, या आप इसके कंपोनेंट्स रेजोल्यूशन आप इसको करोगे, रेजोल्यूशन ज्यादा आसान रहेगा, मैं रिजॉल्व करने वाला हूं। तो थोड़ा सा आप
ध्यान रखो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉइल ली, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रही है, ठीक है ना। फिर मैंने एक एलिमेंट यहां पे लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे डीबी है, उसकी डायरेक्शन ये होगी। फिर मैंने और एक एलिमेंट अपोजिट पे लिया, वाई एलिमेंट, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये डीबी डैश होगी। अब मैं इन दो फील्ड्स को सॉल्व करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं नेट फील्ड इधर कितना होगा, क्योंकि इसको दो फील्ड्स इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो डीबी इफेक्ट कर रहा है, दूसरा डीबी डैश इफेक्ट कर रहा है। मुझे नेट फील्ड यहां पे कैलकुलेट करना है। नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों फील्ड्स को रिजॉल्व करूंगा। मैं पहले इसको रिजॉल्व करूंगा, इसका एक कंपोनेंट मैं इधर से निकालूंगा, देखो बेटा एक कंपोनेंट मैंने यहां से निकाला, डीबी का एक कंपोनेंट ये है, और दूसरा कंपोनेंट जरूरी यहां से होगा, क्योंकि कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन का रूल है, कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए, इसलिए मैंने एक कंपोनेंट यहां से निकाला, दूसरा यहां से निकाला, एक यहां से निकाला और दूसरा कंपोनेंट यहां से निकाला मैंने, ठीक है ना। उसके बाद अब सवाल ये है कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन होगा और इसमें वर्टिकल कंपोनेंट कौन होगा, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट विच वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, क्योंकि इनमें से एक तो हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मैंने कहा इनमें से कौन हॉरिजॉन्टल होगा और कौन वर्टिकल होगा, फर्स्ट और सेकंड, कौन हॉरिजॉन्टल होगा और कौन वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मुझे लगता है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब सवाल है सर कैसे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब अज्यूम करेंगे दैट यहां पे जो एंगल आपने लिया ये फॉर एग्जांपल एक्स है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक। अब देखो अच्छा मुझे बता, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की और ये जो लाइन है ये आपस में कितनी डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। शाबाश, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कितनी डिग्री एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री बनाते हैं, टोटली 90 है। थीटा इसमें से कट हुआ तो यहां कितना रहा, 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, थीटा कट हुआ तो 90 माइनस थीटा रहा, तो यहां मैं 90 माइनस थीटा रिप्लेस करूंगा। ये वाला एंगल जो है ना, जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये वाला एंगल ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर किसी को स्किप हो गया वो फिर से देखे, ये लाइन और ये वाली लाइन, बीच वाली लाइन, ये एक्स वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन टोटल एंगल 90 बनाते हैं। थीटा कट हुआ है तो बचा कितना, थीटा। अब देखो अच्छा ये डीबी आर पे परपेंडिकुलर है, ये डीबी आर पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये टोटल एंगल 90 है। देख लो कौन सा एंगल, ये डीबी आर पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये डीबी वाली लाइन और ये आर वाली लाइन टोटल एंगल कितना बनाएगी, 90। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक्स फॉर एग्जांपल, ये टोटल 90 होना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो फिर से, क्योंकि इसमें वहीं पे परेशानी होती है। मैंने कहा 90 माइनस थीटा पे ध्यान देंगे, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल है या ये वाला कंपोनेंट हमने वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ किया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ किया है, यानी कि इस लाइन का और इस लाइन का टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। थीटा कट हो गया है तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब ये डीबी और ये आर आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको पता है कि डीबी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो आर, तो ये टोटल एंगल 90 होगा। देखो कौन सा टोटल एंगल, यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। वहां से लेके वहां तक कितने एंगल है, दो, कौन कौन, 90 माइनस थीटा और एक्स। तो इसका मतलब यह है कि 90 माइनस थीटा और एक्स टोटल एंगल 90 बनाएंगे, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल 90 होगा। तो हमें एक्स चाहिए, तो एक्स जो है वो होगा 90 अपनी जगह पे, इधर इसको लेके जाएंगे इधर, तो माइनस 90 प्लस थीटा, ये 90 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू थीटा है। इसका मतलब ये भी थीटा होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करो, उसके बाद फिर से समझो और आगे चलो, ठीक है ना। इसको मैं रब करता हूं, तो मुझे पता चला दैट इफ दिस इज थीटा दिस विल बी आल्सो थीटा, ये भी थीटा होगा, ठीक। और अगर ये थीटा है
तब मुझे पता है कि ये कॉस होगा और ये साइन होगा। किसका कॉस? जिसका रेजोल्यूशन हुआ है। रेजोल्यूशन किसका हुआ है? तो ये डीवी का कॉस थीटा होगा। आपके वेक्टर्स थोड़े से वीक होते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थीटा जिसके साथ सबटेंड होगा वो कॉस कंपोनेंट हो जाता है और दूसरा वाला कंपोनेंट साइन होता है। तो ये डीवी का साइन थीटा होगा, ये डीवी का साइन थीटा होगा। तो वो डीवी का कॉस थीटा होगा ऊपर वाला कंपोनेंट और ये वाला डीवी का साइन थीटा होगा। इधर मैं लिखता हूं थोड़ा सा, ये वाला डीवी का साइन थीटा होगा, ये वाला डीवी साइन थीटा और ये वाला डीवी कॉस थीटा होगा। सेम प्रोसीजर इसका भी करेंगे। देखो डीवी डैश को आप रिजॉल्व करेंगे, इसको मैं ग्रीन से रिजॉल्व करूंगा। इसका एक कंपोनेंट यहां से जाएगा, देखो दूसरा कंपोनेंट इसका भी इधर से ही जाएगा, इधर से ही जाएगा, ठीक है ना। इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा और दूसरा ग्रीन वाली साइड से जाएगा, यहां से। तो जैसे ये थीटा था और ये थीटा था, ऐसे ही ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, जो हमने अभी प्रूव किया। तो अगर ये थीटा है तो यहां से कॉस कंपोनेंट आएगा डीबी डैश का कॉस थीटा, ठीक। और यहां से कौन जाएगा? डीबी डैश का साइन थीटा। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा इसको फिर से देखो दैट हमने ये रेजोल्यूशन कैसे किया, उसके बाद आगे चलो। हाँ देखो, अब आपको समझ आया होगा पास करने के बाद दैट हमने इसको कैसे किया। अब देखो बेटा, अब ये डीबी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है तो ये डीबी डैश कॉस थीटा नीचे की तरफ है, लेकिन डीबी किसके बराबर है? डीबी डैश के बराबर है। तो जितना डीबी कॉस थीटा होगा उतना ही डीबी डैश कॉस थीटा होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कॉस कंपोनेंट तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि ये डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा दोनों इक्वल होंगे। कॉस थीटा तो सेम है ही, डीबी और डीबी डैश भी आपस में सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब जो पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस वाले कंपोनेंट और इस वाले कंपोनेंट की वजह से, वो उनके सिर्फ किसकी वजह से होगा? साइन कंपोनेंट की वजह से होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं और यहां पे दूसरा पॉइंट ले लूं, दो अपोजिट पॉइंट्स यहां पे ले लूं, एक डीएल यहां पे और दूसरा डीएल यहां पे, उनका भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। उनके भी कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे तो साइन कंपोनेंट इधर से ही निकलेंगे, ठीक ना। अगर मैं इधर डीएल लूं, इधर डीएल लूं, तो उसका भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। उनके कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो साइन कंपोनेंट इधर से निकलेंगे। तो हर किसी पेयर ऑफ डीएल के लिए ये ट्रू होगा। क्या ट्रू होगा? कि उन सभी डीएल्स के कॉस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन साइन कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे। तो यहां से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो फिर उन सभी डीबी साइन थीटा कंपोनेंट्स का एडिशन होगा या डीबी डैश साइन थीटा के कंपोनेंट्स का एडिशन होगा, क्योंकि वो तो सेम है, डीबी और डीबी डैश तो सेम है। इसलिए अगर आपको पॉइंट पी पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू द होल कॉइल, तब आपको इन सभी डीबी साइन थीटा या डीबी डैश साइन थीटास को ऐड करना है। इस एलिमेंट की वजह से डीबी साइन थीटा, इसकी वजह से साइन कंपोनेंट, इसकी वजह से साइन कंपोनेंट, हर किसी डीएल की वजह से आपको सारे साइन कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे और आपको पी पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। इसलिए हम ये वाला पोर्शन लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो बेटा, ये मैंने लिख के रखा है इधर तक, तो ये मैं लिखने की कोशिश करूंगा। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी एट पॉइंट पी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट पी पे मिलेगी, देयरफॉर टोटल फील्ड एट पी, पी पे टोटल फील्ड कितना होगा? वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, हम इंटीग्रेट करेंगे डीबी को हम इंटीग्रेट करेंगे, वो होगा, अच्छा ऐसे इंटीग्रेशन डीबी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे जो होगा वो होगा सम ऑफ all dB sin theta's, all dB sin theta's या all dB dash sin theta's। dB लिखो या dB dash लिखो, वो तो सेम है ना, dB और dB dash। इसलिए हमारे पास ये बेसिकली क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर आप थोड़ा सा
कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हमें इंटीग्रेट कहां करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक पूरे सर्कमफ्रेंस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पूरे सर्कमफ्रेंस में 0 to 2 पाई r। या तो आप लिमिट दोगे या लास्ट में सॉल्व करोगे। देखो कुछ ऐसे, इट फर्दर इंप्लाइज, हम लिखेंगे b इज इक्वल, लिमिट देने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट में फिर से सॉल्व होगा। db की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर आपको आइडियल बाय आर स्क्वायर मिलेगा, आइडियल बाय आर स्क्वायर मिलेगा कुछ ऐसे, और फिर साइन थीटा मिलेगा, दिस इज साइन थीटा कुछ ऐसे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब क्या होगा, अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। हम इस साइन थीटा को कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे या ये वाला ट्राइंगल लेंगे, आपकी मर्जी है, आप साइन थीटा को निकालोगे। जरा मुझे बता बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा। हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है आर स्क्वायर, वो कितना होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो होगा बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आर स्क्वायर होगा। तो हमें आर मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर ऐसा आपने क्यों किया, मैं अभी सिखाऊंगा मैंने क्यों किया। तो हमने आर लिया, आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। उसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए होगा, ए होगा, हाइपोटेन्यूज आर है, आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सवाल है सर ऐसा क्यों किया आपने, ये इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना होगा। देखो बेटा, ये आर वेरिएबल है, आर चेंज हो सकता है, मे बी या कांस्टेंट भी रह सकता है। हमने कोशिश की कि हम जो कोई भी वेरिएबल यहां पे है हमारे पास, जो कोई भी आर्बिट्री चीजें हैं जो हमने खुद रखी है, ये आर हमने खुद डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रखी थी, ये थीटा हमने खुद एंगल रखा था, ये हमें गिवन नहीं था। गिवन हमें दो चीजें थी, आपको एक सर्कुलर कॉइल दी हुई है जिसकी कुछ रेडियस है, तो रेडियस दी हुई है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस दी हुई थी। तो ये एक्स और ए हमें दिए होंगे। जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन वाला मजबूर है ये दो चीजें डिफाइन करने के लिए। एक, आपको एक सर्कुलर कॉइल दी हुई है तो हम उसको पूछ सकते कितनी रेडियस है उसकी, वो बताएगा फॉर एग्जाम्पल इतनी रेडियस है, तो ए हमें दिया होगा। कहां पे कैलकुलेट करना है, आप बताओ कहां पे कैलकुलेट करना है, वो बोलेगा एक्सिस पे, हम बोलेंगे कितनी दूरी पे, वो बोलेगा इतनी दूरी, तो एक्स भी देने के लिए वो मजबूर है। लेकिन ये आर और थीटा हमने खुद रखे थे, तो ये आर और थीटा आर्बिट्ररी है, ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने इनको चेंज किया। आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स और ए कन्वर्ट किया क्योंकि ये दोनों चीजें हमें दी होगी, थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स और ए कन्वर्ट किया क्योंकि ये दो चीजें हमें दी होगी, इसलिए हमने इसको यहां पे थोड़ा सा चेंज किया। अब इनको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो b इज इक्वल, b हमें मिलेगा इंटीग्रेशन, यहां पे एक कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर आइडियल है, फिर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप देख पाओगे। अब देखो बेटा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगी। आई करंट कांस्टेंट है, चाहे आप इस डीएल को कंसीडर करो, 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 आई तो चेंज नहीं होगा, तो आई कांस्टेंट है कि नहीं। एक्स कांस्टेंट है, चाहे आप किसी भी डीएल को चेंज करो, एक्स तो चेंज नहीं होगा ना। ए कांस्टेंट है, रेडियस भी चेंज नहीं होगी, तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं, वहां पे सिर्फ डीएल रहेगा जो आपको देखना होगा, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट, तो ये सारे हम बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसे मिलेगा, सी हमें ऐसे मिलेगा, हमें मिलेगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b इज इक्वल, हम म्यू नॉट को बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट को बाहर निकाला, 4 पाई को बाहर निकाला, 4 पाई को हमने बाहर निकाला, i को हमने बाहर निकाला, i को भी हमने बाहर निकाला, यहां पे रहेगा 1 डिवाइडेड बाय ये वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रहेगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सारे पैरामीटर्स हमने बाहर निकाले, सिर्फ वहां पे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl खाली रहेगा। ये कांस्टेंट बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl। जरा इंटीग्रेशन ऑफ dl को समझो। इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब है सारे dl's को आप सम अप करो, सारे dl's को आप ज्वाइन करो। जब आप सारे dl's को ज्वाइन करोगे तो वो क्या बनाएगा, देखो ये सारे dl's को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वहां पे बनेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। वो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियस। रेडियस कितनी है a, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 पाई a। तो मैं ऐसे लिखूंगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसको मैं लिखूंगा a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस पावर 3/2 इंटू 2 पाई। अब सवाल से ये कहां से आया, इसका पावर 1 है, ये आपको समझ आया होगा, उसका पावर 1 है, उसका पावर 1/2 है, एग्री बेस सेम है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, रूट का पावर 1/2 है, तो बेस सेम है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने पावर को ऐड किया, 1 प्लस 1/2 हो गया कितना, 3/2, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा 3/2 और ये dl मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 पाई a। अब कुछ पैरामीटर्स कैंसिल हम करेंगे, ये 2 ये इसके साथ, ये पाई इसके साथ, तो मिलेगा हमें b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय यहां पे 2 रहा, ये a और ये a स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कहां पे, शाबाश, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पे, विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे लाई होता है। अच्छा, एक कॉमन सेंस क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन होगी ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन, वो कहां से होगी, सर वो तो ऑब्वियसली वहीं से होगी। कहां से, जहां से सारे कंपोनेंट्स लाई कर रहे हैं जो हमें ऐड करने हैं। देखो ये तो ये कैंसिल हो गया, तो इनकी डायरेक्शन खुद ही खत्म हो गई। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ना, वो यहां से होगी, यहां से अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। एक्सिस ऑफ कॉइल से वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, याद रहे, दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल ड्रॉ होगी। सो हमने दोनों चीजें निकाली, one is what is the magnitude of magnetic field intensity at point P, point P पे magnitude of magnetic field intensity कितना है, and what is the direction of magnetic field intensity, तो direction कहां से है, along the axis of coil, coil की axis से direction of magnetic field intensity होगी। so इसके बाद हमारे इसमें कुछ स्पेशल केसेस रह जाते हैं, तो वो स्पेशल केसेस हम अगले लेक्चर में खत्म करेंगे।